हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए फिर हम अपने समय को देखते हुए हम अपने क्लास की ओर चलते हैं। लेकिन जाने के पहले आपको बताना चाहेंगे कि प्लीज़ आप अगर पहली बार हमारे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि लोगों को हमारा वीडियो प्रोवाइड हो सके। ओके, तो चलिए फिर हम अपने टॉपिक की ओर चल रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या है? शेरशाह सूरी यानी द्वितीय अफगान वंश को हम पढ़ रहे हैं। हमारी जो चर्चा है वो कंटिन्यू है इस पर। तो कल हमने आपसे चर्चा किया हुआ था शेरशाह सूरी की विजय कौन कौन सी थी, उसने कौन कौन सी विजय की थी या फिर उसके कौन कौन से अभियान थे। तो मैंने आपको कल बताया था कि शेरशाह सूरी जो है, अब इस चीज़ से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि द्वितीय अफगान वंश की स्थापना किया था। प्रथम अफगान वंश कब स्थापित हुआ था? वो दिल्ली सल्तनत के समय में जो लोदी वंश था, बहलोल लोदी ने प्रथम अफगान वंश की स्थापना की थी, जिससे कि जो लास्ट शासक होता है अफगानी या लोदी वंश का, इब्राहिम लोदी होता है, जिससे बाबर और लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और इस पानीपत के प्रथम युद्ध से अफगानों के हाथों से जो सत्ता होती है वो मुगलों के हाथ आ जाती है। और फिर इसके बाद में दोबारा पुनः फिर जो है मुगलों के हाथ से सत्ता आती है किसके? अफगानों के हाथ में, जो कि द्वितीय अफगान कहलाते हैं, द्वितीय अफगान वंश या सूरवंश। ओके, तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या शेरशाह की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी किस तरह से थी, इसके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे कल अभियानों के बारे में बात किया था कि शेरशाह सूरी का जो पहला अभियान था वो कौन सा था? वो पंजाब अभियान था। उसने पंजाब पर जो है अपना क्या किया था? पहला अभियान किया था। फिर इसके बाद में जो उसका आखिरी अभियान था वो कालिंजर अभियान हुआ था। और इसी कालिंजर अभियान में ही दुर्भाग्य से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। वो गोले फेंक रहा होता है तो उक्का नामक गोला कालिंजर के दुर्ग से टकराकर शेरशाह सूरी के ऊपर गिरता है और कालिंजर के युद्ध में जो है इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद कई सारे इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत व्यक्त किए। ठीक है, स्मिथ महोदय ने कुछ कहा, तो श्रीवास्तव महोदय ने कुछ कहा। तो इस तरह से सब अपने अपने कथन कहे। तो आई होप आप लोगों ने कल की वीडियो में आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो अगर जो लोग पहली बार हैं तो जाकर के लास्ट वीडियो देख लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो चलिए हम चल रहे हैं शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था पर। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इसके प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासन आएगा, फिर प्रांतीय प्रशासन आएगा, फिर परगना प्रशासन आता है और ग्राम प्रशासन आता है। ओके, मैंने पिक्चर नहीं बनाया हुआ है क्या? चलिए मैं नेक्स्ट डे आपको पिक्चर के माध्यम से क्लियर कर दूंगी। ओके, कि किसके अंडर में कौन सी संस्था होती थी। तो सबसे पहले इसकी संस्था थी केंद्रीय प्रशासन। अगर हम केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो सुल्तान जो है इस समय केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत केंद्र का सर्वे सर्वा हुआ करता था। ओके, सुल्तान क्या था? समस्त शक्तियां सुल्तान में ही केंद्रित होती थी और सुल्तान के प्रशासनिक कार्यों की मदद हेतु 4 विभागों की स्थापना किया हुआ था शेरशाह ने। वो 4 विभाग कौन कौन से थे? तो पहला था दीवान ए विजारत, इसके बाद में दूसरा था दीवान ए अर्ज, जिसको सैन्य विभाग था जो दीवान ए अर्ज था। फिर होता था दीवान ए इंशा जो कि शाही सचिवालय होता था। और चौथा था क्या? दीवान ए रसालत। ये 4 संस्थाएं थीं जो इन 4 संस्थाओं के माध्यम से शेरशाह सूरी अपना जो प्रशासन था यानी केंद्रीय प्रशासन था वो नियंत्रण रखता था। ओके, तो ये जो है इसकी केंद्रीय व्यवस्था यानी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत उच्च कोटि की थी। इतनी उच्च कोटि की थी कि एटलीस्ट इसके बाद में आता है हुमायूं के बाद में इसका पुत्र आता है अकबर, और ये अकबर इसका फॉलो करता है किसे? शेरशाह सूरी के प्रशासन को। तो इसी वजह से अकबर को शेरशाह को अकबर का पूर्वगामी कहा गया है या अग्रगामी कहा गया है। ओके, तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए ना कि केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत जो भी डिसीजन लेने होते थे
प्रशासक ही लेता था, सम्राट ही लेता था। और क्योंकि केंद्रीय प्रशासन बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो इसको अकेले उसको डील करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसके लिए उसने 4 संस्थाएं बना रखी थी, जिसके माध्यम से ये जो है शासन करता था। वो 4 संस्थाएं कौन सी थी? एक थी दीवान-ए-विजारत। दीवान-ए-विजारत के बाद में दूसरी आती है दीवान-ए-विजारत, ये राजस्व से संबंधित थी। ओके। दूसरा था दीवान-ए-अर्ज, जो सैन्य विभाग होता था। फिर दीवान-ए-इंसा था, जो शाही सचिवालय हुआ करता था। फिर दीवान-ए-रसालत। इन चारों संस्थाओं के माध्यम से शेरशाह जो है क्या करता था? केंद्रीय प्रशासन पर नियंत्रण रखता था। अब हम अगर बात करें दीवान-ए-विजारत में, शेरशाह जो है प्रतिदिन आय व्यय से संबंधित जो भी उसका ब्यौरा होता था उनको देखता था और अपने मंत्रियों से डिस्कस करता था। ओके। ये मासिक या पूरा वार्षिक नहीं होता था, प्रतिदिन शेरशाह आय व्यय का जितना भी होता था ब्यौरा पूरा जो है इन संस्थाओं के माध्यम से सारा देखता था। और इस तरह से ये केंद्रीय प्रशासन पर क्या करता था? नियंत्रण रखता था। अब आते हैं प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत। आई होप आप लोग समझ गए होंगे केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में सिर्फ इतना ही है कि वो जो है जो शासक होता था, इस सारी शक्तियाँ इसी में निहित होती थी और 4 संस्थाएं थी। इन चारों संस्थाओं के माध्यम से ये प्रशासन करता था। कौन कौन सी थी संस्थाएं, ये हमने आपसे चर्चा की होगा। इसके बाद में प्रांतीय प्रशासन आता है। अब प्रांतीय प्रशासन में अगर हम बात करें तो प्रांतीय प्रशासन के बारे में इतिहासकारों में क्या है? मतभेद है। कुछ इतिहासकार कहता है कि इनके समय पर प्रांत थे, शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में बांट रखा था। और कुछ कहते हैं नहीं, इन्होंने इनके साम्राज्य में प्रांत हुआ ही नहीं करते थे। तो सारे लोगों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। हालांकि 2 महत्वपूर्ण मध्यकालीन इतिहासकार हैं जिनके हमें विवरण मिले हुए हैं। तो किसने प्रांत के लिए मतलब उनके साम्राज्य में प्रांत हुआ करते थे कहा है, ये स्वीकार किया है, और किसने जो है स्वीकार नहीं किया है कि इनके साम्राज्य में प्रांत थे, इसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो एक मध्यकालीन इतिहासकार थे डॉक्टर कानूनगो। इनका मानना है कि इनके शेरशाह सूरी के साम्राज्य में प्रांत नहीं थे, यानी कि इन्होंने अपने साम्राज्य को प्रांतों में नहीं बांट रखा था, प्रांत नहीं हुआ करते थे। वहीं पर मध्यकालीन इतिहासकार डॉक्टर परमात्मा शरण आते हैं। इन्होंने कहा है कि वास्तव में सूबा इकाई तो था, यानी कि अगर हम इकाई की बात करें कि शेरशाह सूरी के समय में प्रशासन की इकाई क्या हुआ करती थी, तो डॉक्टर परमात्मा शरण के अकॉर्डिंग जो है प्रशासन की इकाई सूबा हुआ करती थी। ठीक है, इकाई सूबा तो थी, परंतु प्रांतीय प्रशासन के संबंध में कोई निश्चित जो है नीति शेरशाह की देखने को नहीं मिली। इस तरीके का इन्होंने अपने विवरण में बताया है। किसने? डॉक्टर परमात्मा शरण ने। इन्होंने क्या बताया है कि जो प्रशासन की इकाई हुआ करती थी वो सूबा थी, और इसके बाद यानी कि ऐसा कोई विवरण नहीं मिला है जिसमें कि ये माना जा सके कि शेरशाह सूरी ने अपने प्रशासन को जो है इसमें प्रांतों में बांट रखा था। ओके। फिर दो प्रांत ऐसे मिलते हैं जिनके बारे में वर्णन मिलता है कि पंजाब और मुल्तान। ये पंजाब और मुल्तान ये दोनों ऐसे राज्य थे, ये ऐसे प्रांत थे जहां पर अलग अलग 2 प्रांतपतियों की नियुक्ति हुआ करती थी। ठीक है, किसकी? 2 अलग अलग प्रांतपतियों की नियुक्ति हुआ करती थी, और इन प्रांतों में अमीन की नियुक्ति होती थी। ठीक है, जो प्रांतपति होते थे इनको क्या कहा जाता था? इनको अमीन कहा जाता था। तो आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि अभी इनके प्रांतीय प्रशासन में हम निष्कर्ष में इस तरह से पहुंच सकते हैं कि हम क्लियर ये नहीं कह सकते हैं कि शेरशाह ने अपने प्रशासन को प्रांतों में बांट रखा था या शेरशाह ने अपने प्रशासन को प्रांतों में नहीं बांट रखा था। इस पर हम क्लियर नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस बात पर जरूर पहुंचते हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्ट मिलता है कि इसके समय पर जो है 2 प्रांत थे, एक पंजाब और मुल्तान, जहां पर प्रांतपतियों की नियुक्ति होती थी। लेकिन ये जो प्रांतपति होते थे प्रांतपति नहीं कहलाते थे, इनको अमीन कहा जाता था। ओके,
तो पहला क्या था, केंद्रीय प्रशासन, दूसरा प्रांतीय प्रशासन, तीसरा आता है सरकार या जिला प्रशासन। और इस सरकार या जिला प्रशासन को शिक भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शिक भी कहा जाता था। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो तीसरे प्रशासन के अंतर्गत सरकार या जिला प्रशासन या शिक होता था। तो इस शिक में, शिक पर जो है सिकदार ए सिकदारान और मुंसिफ ए मुंशिफान दो पदाधिकारी होते थे जिनकी नियुक्ति की जाती थी। कौन कौन से होते थे? पहला था शिकदार ए सिकदारान और दूसरा था मुंसिफ ए मुंसिफान। ये दो पदाधिकारी होते थे जो कि सरकार या जिला प्रशासन या शिक में जो है नियुक्त किए जाते थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शेरशाह सूरी के समय पर शिक के अधिकारी कौन हुआ करते थे? तो शिकदार ए सिकदारान या फिर या दूसरा अधिकारी था मुंसिफ ए मुंसिफान, जिनकी नियुक्ति करता था कौन? शेरशाह अपने शिक में। शिक का मतलब क्या है? शिक का मतलब हम कह सकते हैं जिले से। ओके, फिर इसके बाद में अगर हम बात करें सिकदार ए सिकदारान की, तो इसका काम क्या होता था? तो इसका ये जो है सैन्य अधिकारी हुआ करता था। सिकदार ए सिकदारान कौन होता था? सैन्य अधिकारी होता था। और सिख में जो है ये सरकार का सर्वोच्च अधिकारी होता था। कौन? सिकदार ए सिकदारान। इसका काम क्या था? इसका काम था कि कानून व्यवस्था शांति हेतु, यानी पूरे शिक में शांति बनाए रखना इसकी जिम्मेदारी होती थी। किसकी? सिकदार ए सिकदारान की। दूसरा आता है क्या? दो पदाधिकारी होते थे ना, तो पहला क्या है? सिकदार ए सिकदारान। इसका काम क्या होता था? पूरे सिख में शांति व्यवस्था बनाए रखना, और ये सरकार का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। इसके बाद में दूसरा आता है मुंसिफ ए मुंसिफान। मुंसिफ ए मुंसिफान की अगर हम बात करें तो मुंसिफ ए मुंसिफान जो है क्या हुआ करता था? न्याय का अधिकारी, यानी न्यायिक अधिकारी था। ओके, कौन हुआ करता था? न्यायिक अधिकारी हुआ करता था। कौन? मुंसिफ ए मुंसिफान। अब ये जो व्यवस्था थी, तो शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था का आदर्श बंगाल का ये जो है शेरशाह की जो प्रशासनिक व्यवस्था ये जो पाई जाती थी, ये विशेषता बंगाल में ही पाई जाती थी। ओके, और अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल को जो है इसने कितने उसमें शिकों में विभाजित किया था? तो 47 भागों में इसने अपने प्रांत को जो है विभाजित किया हुआ था। तो इस तरीके का विवरण मिलता है किसके अंतर्गत? सरकार के अंतर्गत, जिला प्रशासन के अंतर्गत, या फिर इस जिले को क्या कहते थे? शिक कहते थे। तो इस तरह से केंद्रीय प्रशासन था, प्रांतीय प्रशासन, और प्रांतीय प्रशासन के बाद में क्या होता था? सरकार या जिला प्रशासन होता था। अब इसके बाद में आता है परगना प्रशासन। इस परगना प्रशासन के अंतर्गत कुछ अधिकारी होते थे, 4 अधिकारी होते थे। वो कौन होते थे? तो यहाँ पर जो है सिकदार, फिर दूसरा होता था मुंसिफ। इस मुंसिफ को आमिल भी कहा जाता था। और इसके बाद में फौजदार एवं 2 कारकुन होता था मुंशी। ठीक है, इन सारे अधिकारियों की नियुक्ति होती थी कहाँ पर? परगना के अंतर्गत। तो कौन कौन से अधिकारी थे परगने में? यहाँ पर शिकदार था, फिर इसके बाद में मुंसिफ था, मुंसिफ को आमिल भी कहते हैं। फिर फौजदार एवं 2 कारकुन होते थे। फौजदार होता था और 2 कारकुन होते थे। 4 पद हैं लेकिन व्यक्ति 5 हैं। ओके, ये चीज ध्यान रखें। कारकुन होते थे 2, फिर हो गया फौजदार, फिर मुंसिफ और सिकदार। तो पद है 4 लेकिन व्यक्ति हैं 5। तो इस कारकुन को क्या कहते थे? मुंशी कहते थे। इनकी नियुक्ति कहाँ होती थी? तो इनकी नियुक्ति होती थी परगना। तो आपको ये चीज क्लियर कट रखना है कि शेरशाह की व्यवस्था के अंतर्गत, प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत परगने पर कौन से अधिकारी होते थे, और सरकार या राज्य या शिक में कौन से अधिकारी होते थे। तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं याद करना है। सरकार या शिक में सिर्फ और सिर्फ 2 अधिकारी होते थे। एक होता था क्या? एक होता था सिकदार ए सिकदारान और दूसरा मुंसिफ ए मुंसिफान। वहीं पर अगर हम परगना प्रशासन की बात करें, यहाँ पर 4 अधिकारी होते थे किंतु 5 व्यक्ति थे। तो 4 अधिकारी कौन से थे? सिकदार था, मुंसिफ था, मुंसिफ को आमिल कहते थे,
फौजदार एवं 2 कारकुन अधिकारी, इनको क्या कहा जाता था, मुंशी कहा जाता था। इन सारे पदाधिकारियों की नियुक्ति परगने के अंतर्गत होती थी। ओके, फिर इसके बाद में मुंसिफ के अंतर्गत मुंसिफ लोगों का काम क्या था, तो मुंसिफ का काम था दीवानी मुकदमे का निर्णय करना और क्या, भू राजस्व की वसूली करना। क्या काम था, मुंसिफ का काम हुआ करता था दीवानी मुकदमे का निर्णय करना, यानी कि जो बहुत समय से लंबित चले आ रहे हैं मुकदमे, उनका निर्णय करना, और इसके साथ साथ में भू राजस्व की वसूली करना। ये किसका काम था, ये मुंसिफ का काम हुआ करता था। वहीं पर अगर हम फौजदार की बात करें तो फौजदार जो है परगने का खजांची होता था। कौन होता था परगने का, तो ये जो है खजांची हुआ करता था। तो ये क्या था, परगने का ही प्रशासनिक व्यवस्था थी। परगने पर 4 अधिकारी होते थे, 5 व्यक्ति चुने जाते थे, और इन लोगों का काम क्या था, इसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया। फिर इसके बाद में लास्ट में आता है क्या, ग्राम प्रशासन। इस ग्राम प्रशासन के अंतर्गत इसमें जो है अधिकारी, इसके ग्राम के अधिकारी होते थे मुकद्दम एवं पटवारी। ग्राम प्रशासन के अंतर्गत 2 अधिकारी थे, मुकद्दम एवं पटवारी होते थे। मुकद्दम का काम क्या था, मुकद्दम का काम जैसे कि आपने पढ़ा, आपको मैंने बताया कि सिकदार, इस सिकदारान की जो ड्यूटी होती थी सरकार या प्रांत में, वही ड्यूटी होती थी मुकद्दम की। कहाँ पर, ग्राम प्रशासन के अंतर्गत। तो ग्राम प्रशासन के अंतर्गत जो काम सिकदार, ये सिकदारान का होता था, यानी कि ये सर्वोच्च अधिकारी होता था सरकार का, तो इसी तरह से ये मुकद्दम भी ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसका काम था ग्राम में शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये इसकी जिम्मेदारी होती थी। किसकी, मुकद्दम की जिम्मेदारी होती थी। फिर इसके बाद में अगर हम पटवारी की बात करें तो पटवारी का काम होता था कि कृषि में उपज कितना हुआ है, शेष शासक के क्षेत्र जो ग्राम है, तो उस ग्राम में प्रत्येक कृषक के पास कितना जो है उपज हुआ है, तो हर एक उपज का ब्यौरा देना, ये काम किसका था, ये पटवारी का हुआ करता था। ठीक है, तो इस तरह से ग्राम में 2 अधिकारी, वो कौन कौन से, मुकद्दम एवं पटवारी, 2 अधिकारी होते थे, मुकद्दम एवं पटवारी। परगने के अंतर्गत 4 अधिकारी होते थे, और सरकार के अंतर्गत कितने अधिकारी होते थे, तो वो 2 अधिकारी होते थे, सिकदार ए सिकदारान, मुंसिफ ए मुंसिफान। वहीं पर केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत इसने 4 संस्थाओं के माध्यम से शेरशाह सूरी जो है शासन करता था। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये सारी चीजें। इसके बाद में इसके समय पर एक बहुत बड़ी खासियत थी कि अगर कोई व्यापारी उसके क्षेत्र से गुजर रहा है तो उसकी जान या माल को अगर खतरा होता था तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती थी, वहां उस क्षेत्र के जमींदार की होती थी, और उसकी गलती हो या ना हो उस जमींदार को दंडित किया जाता था। और जब उसको दंडित किया जाता था तो उसके क्षेत्र में जो है ये इस तरीके की चोरी जैसी घटनाएं बहुत कम हुआ करती थी। ठीक है, तो ये क्या था, ये थी शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था। अभी कुछ बचे हुए हैं, यानी कि शेरशाह की भी सैन्य व्यवस्था बची हुई है, और फिर देखते हैं और क्या क्या बचा हुआ है। तो इसके बारे में फिर इसके बाद में इसकी पुलिस व्यवस्था बची हुई है, तो बाकी शेष जो बचा हुआ है उसके बारे में हम कल आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे, लेकिन जाने के पहले आपसे ये ज़रूर कहेंगे एक बार फिर से कि अगर आप पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसके साथ साथ आप लोग लाइक करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर किया करें। ओके, तो ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना ही, और कल नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।